अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर एनएसडी पास आउट और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नाट्य विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र चौबे से हम आपको मिलवा रहे हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं अग्रज नाट्य दल बिलासपुर के नाट्य निर्देशक श्री सुनील चिपड़े। आइए सुनते हैं इस विशेष बातचीत का दूसरा भाग। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। डॉक्टर योगेंद्र चौबे जी, अभी तक अरपा रेडियो के हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं, अरपा वेब रेडियो के जो लोग हमें ट्यून किए हुए हैं, वो ये बात तो समझ गए कि आप नाटकों को पढ़ाने के हिस्से से आते हैं। आपके नाटक के गाने सुनकर ये समझ में आ गए कि हाँ, आप एक अच्छे गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, और कहानी जो देवेंद्र राज अंकुर जी के कहानी के रंगमंच की जो बात आप कह रहे थे, उससे ये भी समझ में आ गया कि कैसे विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो हमारे जो नए सुनने वाले हैं या जो चाहते हैं कि मैं एक्टिंग में करियर करूं या थिएटर को ज्वाइन करूं, उनके लिए ये थोड़ा सा और साफ करिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल स्टूडेंट क्या करते हैं और किस किस तरह के डिपार्टमेंट से उनको गुजरना होता है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देश का एकमात्र संस्थान है जो आपको नाटक का प्रशिक्षण देता है। और नाटक में बहुत सी गतिविधियां हैं, उसके बहुत से डिपार्टमेंट हैं और समूह है उसमें। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अभिनय, फिर लाइट है, फिर सेट डिज़ाइन है, फिर बॉडी मूवमेंट है, फिर संभाषण है यानी कि वॉइस एंड स्पीच है, और उसके बाद में फिर डिज़ाइन है, फिर डायरेक्शन है। तो डिज़ाइन के एलिमेंट में सेट है, कॉस्ट्यूम है, प्रॉपर्टी है, टोटलिटी में आप डिज़ाइन को आप जो है वो देखते हैं। फिर नाट्य समीक्षा है, फिर अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो आपके समाज में जो चल रही हैं, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि अंततः तो देखना है और दिखाना है ना, कि मैं कैसे देखता हूँ और मैं कैसे दिखाता हूँ। तो अंततः तो हमारी कला दिखाने की है। तो इन सारे प्रक्रिया से हमको वो धीरे धीरे गुजारते हैं। फर्स्ट ईयर पे हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर पे वो काम करते हैं, क्योंकि हमारे आदि गुरु ने ही कहा है, भरत मुनि ने, कि एक अभिनेता के पास 3 चीज़ होती है। उसको दुनिया के हर व्यक्ति ने माना है आज तक, और माना है उसको, कि आपका एक मन है, मस्तिष्क है, आपकी वाणी है और आपका शरीर है। इन्हीं तीनों से सारी चीज़ें जो है वो होनी है। तो सबसे पहले वो टूल को जो है वो ठीक किया जाता है। फिर हमारे वैचारिकी को बढ़ाया जाता है। तो अलग अलग तरह के जो राइटर हैं, कवि हैं, समीक्षक हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाता है हमको। तो कुल मिला के पहले हमारी पॉलिश की जाती है। फिर एक संस्कृत रंगमंच को हमको पढ़ाया जाता है, हमारी अपनी भारतीय परंपरा क्या है। फिर हमको लोक नाटक वो बताते हैं वो। इसी बीच में सेकेंड ईयर में आते आते फिर हम 2 खंडों में बढ़ जाते हैं। स्पेशलाइजेशन कहा जाता है कि आप किसको अभिनेता बनना है या अभिनय का स्पेशलाइजेशन करना है, किसको डिज़ाइन एंड डायरेक्शन का करना है। तो वो खंड बढ़ जाते हैं। तो जब वो, जैसे मान लीजिए कि मैं डिज़ाइन डायरेक्शन था, तो मेरा जो थोड़े सब्जेक्ट हैं वो टेक्निकल हो जाते हैं, कि मुझे पेपर में ग्राफिक आना चाहिए, स्केच करना आना चाहिए, सेट बनाना आना चाहिए, थोड़ी कारपेंट्री आनी चाहिए, थोड़ी लाइट के तार जोड़ने आने चाहिए, मुझे थोड़ा लाइट लगाना आना चाहिए, मुझे थोड़ा मेकअप करना आना चाहिए मुझे। तो इस तरीके के सारे क्लासेस होते हैं। थोड़े साउंड रिकॉर्डिंग के भी क्लास होते हैं। हमको स्टूडियो में भी भेजा जाता है। अभिनेता के लिए जो तमाम तरह के जो एक्टिंग के जो मेथड हैं उससे वो गुजारते हैं। हमारे पास में डिज़ाइन के जो तमाम मेथड हैं उनको हमको सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको अप्लाई करना भी सिखाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक थ्योरी को तो मैं पढ़ लिया, लेकिन उस थ्योरी को मैं अप्लाई कैसे करूँगा। तो हमारे पास बड़े डायरेक्टर आते हैं तो हम उनको असिस्ट करते हैं, मतलब पोस्टर डिज़ाइन तक को हम असिस्ट करते हैं। तो हमें पोस्टर और ब्रोशर बनाना तक जो है वो हमको जो है वो सिखाते हैं। तो इस तरीके से 3 साल तक, फिर धीरे धीरे वो हमको रियलिस्टिक से लेके फिर वो हमको एब्सर्ड तक या अमूर्त नाटक तक
वो हमको पहुंचाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है उसका। अच्छा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे शहरों में जाकर के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वर्कशॉप्स आयोजन करता है। का वो प्रोसेस क्या है, वो थॉट क्या है जिससे वो विद्यालय ये करता है, ताकि और लोगों तक, हमारे सुनने वालों तक, युवाओं तक खासकर ये बात पहुँचे और उनके नज़र में, अखबार में या सुनने में कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक वर्कशॉप लगी है तो वो ज्वाइन करने के लिए प्रेरित हो सके। देखिए, कुल मिला के 26 सीट है पूरे दुनिया से। आप समझिए कि अगर कोई बाहर का विद्यार्थी आ गया तो आपकी सीट उसी 26 में आएगा। वो हम लोग जब थे तो 20 सीट थी, तो वो कंपटीशन बहुत टफ है और स्वाभाविक है कि अब उसकी पूर्ति कैसे की जाए। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने सोचा कि हम क्यों ना क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में थिएटर हो रहा है तो उसमें से हम केवल 20 लोग को ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों तक भी वो बात पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया NSD ने, और उसके सबसे पहले निदेशक जो है बनाए गए उसके प्रोफेसर बंसी कौल जी जो है वो बनाए गए। लगभग बंसी कौल जी और कारंत जी और अंकुर जी का ये योगदान जो है इसमें है, इस पूरे प्रोसेस में। तो उन लोगों ने फिर कहा कि हम अलग अलग जगह पे जाके हम 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 40 दिन का हम वर्कशॉप करेंगे, ताकि जो विद्यार्थी या जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नहीं जा पा रहा है या जो शौकिया तौर पे ही कर रहा है, जो उसको व्यवसाय के रूप में नहीं लेना चाह रहा है, कम से कम उसके अंदर कुछ सुधार हो और वो भी कुछ सीख सके। उसके बहुत से परिणाम निकले और ऐसे बहुत से बड़े अभिनेता हैं, खासकर सिनेमा जगत में, जो ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उस वर्कशॉप से मैं निकल के मैं आया हूँ। और मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशॉप होते हैं, क्योंकि उसमें भी वही प्रोसेस से गुजारते हैं, लेकिन वो उसका पैकेज छोटा होता है। हमें वो थोड़ा विस्तार से देते हैं। स्वाभाविक है कि वो 40 दिन का होगा तो वो 40 दिन के हिसाब से, लेकिन एक तरीके से वो एप्रिसिएशन कोर्स जैसा भी आप कह सकते हैं कि मैं अगर नाटक ना भी कर पाऊँ तो कम से कम मैं एक अच्छा नाटक देख सकूं या एक अच्छा नाटक को मैं अप्रिशिएट कर सकूं। तो वो मुझे लगता है कि अगर कहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का इस तरह का हो रहा है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय लगातार करती है, विज्ञापन भी निकालती है, और अगर कोई ऐसा मेरे सुनने वाले जो मेरे दोस्त हैं, अगर उनका अपना कोई ग्रुप है और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ वर्कशॉप हो, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को बाकायदा पत्र लिख के, और वो क्या चाहते हैं वो बात की बात है कि वो होता है या नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को वो एक पत्र वो भेज सकते हैं कि हमारी एक ऐसी ऐसी संस्था है और हम ये कराना चाह रहे हैं आपकी मदद से। इच्छा ज़रूर जाहिर करनी चाहिए, शायद रास्ता खुल जाए। ये तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बात हुई कि ये क्या होता है, कैसे होता है, उसके प्रोसेस क्या है, ये इस पर हमने आपसे बातचीत की। अब ये बातचीत सुन करके यदि किसी युवा को लगता है कि मुझे भी इस संस्थान में पढ़ने जाना है, तो उस संस्थान की परीक्षा देने के पहले उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए? जबकि वो किसी हमारे छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर का, कस्बे में रहने वाला व्यक्ति होगा, उसको अब क्या तैयारी करनी है? सबसे पहले तो वो गंभीरता से नाटक करे, और वो जो नाटक करे वो स्कूल और कॉलेज वाला नाटक नहीं माना जाता वहाँ पे। स्कूल कॉलेज में तो हर कोई कर लेता है, तो वो प्रोफेशनल ग्रुप से जुड़ के जो है उसको नाटक करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है, प्रोफेशनल ग्रुप कह रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो रायपुर में करे या बिलासपुर में करे। वो किसी नाचा मंडली का भी कलाकार हो सकता है, वो किसी जो लोक नाट्य नाचा से भी वो जो है वो निकल के आ सकता है वो। तो एक तो ये माना जाता है कि कम से कम आपके पास फुल लेंथ के 6 नाटक होने चाहिए। फुल लेंथ का मतलब है 1 घंटा से ऊपर, जो 6 नाटक कम से कम जो है वो होने चाहिए। 3 कम से कम ऐसे निर्देशकों को जिनके साथ आप काम करते हैं एक प्रमाण पत्र चाहिए जो आपके काम को वो सत्यापित करे कि हाँ मैं इसको जानता हूँ और ये काम करता है। उसके बाद में आप उस काम का प्रूफ लगाएंगे, पेपर की कटिंग लगाएंगे, या अच्छा होगा कि आप ब्रोशर लगाएं, प्रमाण पत्र न लगाएं। ब्रोशर जो हम बनाते हैं, कई बार होता है कि हम ब्रोशर हर नाटक में नहीं बन पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर की कटिंग लगाइए, कुछ भी लगे, जिससे ये साबित हो कि हाँ आप लगातार इतने वर्षों से आप काम कर रहे हैं। उसके बाद में
कम से कम आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय में, और फिर आप कम से कम अपने क्षेत्र के बारे में ज़रूर जानें। आप अगर छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं तो आपसे ये अपेक्षा रखी जाएगी कि आप छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में या थिएटर के बारे में आप जानें। जैसे मैं इंटरव्यू में एक बार बैठा हुआ था और बिलासपुर की ही एक कोई लड़की थी, वो इंटरव्यू देने के लिए आई हुई थी, और हमने पूछा कि आप वो तीजन बाई को जानती हैं? तो वो मेरे से पूछी, वो तीजन, वही तीजन बाई शायद जो वो जो पंडवानी करती है। मैंने कहा नहीं, वो पंडवानी नहीं करती, वो छत्तीसगढ़ी फिल्म में है वो। हाँ, मैं जानती हूँ बोली। तो इतना भी आईक्यू जो है हमारा कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि अगर हम अपने लेजेंडरी को नहीं जान रहे हैं है ना, तो वहाँ लोग जानते हैं, इतने लोग बैठे रहते हैं, तो कम से कम हम अपने पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि आप तो पढ़ने ही जा रहे हैं ना, तो आपको तो पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, लेकिन आपसे ये अपेक्षा रखी जाएगी कि जो आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका सामान्य ज्ञान आपको है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई ABCD से शुरू नहीं होती है। ये मान के चला जाता है कि आपको ABCD आती होगी, तो इतना सामान्य ज्ञान तो मेरा होना चाहिए। तो उसके लिए बेहतर है कि आप कोई अच्छा सा डायरेक्टर चुनें जिसके पास आप उसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि डायरेक्टर भी बहुत से लोग होते हैं। तो आप एक अच्छा सा कोई डायरेक्टर चुनें और पढ़ें लिखें, अपने बारे में जानें, आसपास के बारे में जानें, और फिर तैयारी करके जाएं, होगा। और अगर उसकी भी तैयारी करनी, अब तो ये भी माना जाता है ये कि आपको किसी अच्छा होगा कि आप थिएटर की पढ़ाई कर लें, तो कम से कम आप खैरागढ़ में स्नातक कर लें, वहाँ से तो आपको एक बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद फिर आप आगे जा सकते हैं वहाँ से। खैरागढ़ के स्नातक कोर्स पर भी हम आने वाले हैं, लेकिन जो उदाहरण आपने अब इंटरव्यू का दिया तो उससे वाकई ये बात और साफ़ होनी चाहिए लोगों तक कि आपको अभिनय का ग्लैमर भाया, आप खुद आईने के सामने खड़े हुए और आपको लगा एक दिन कि मैं तो अभिनेता या अभिनेत्री बन सकती हूँ, और आपने NSD का फॉर्म भर दिया। उससे बेहतर समझ, इससे बेहतर समझ हम सब की जिम्मेदारी लोगों तक देने की क्या हो सकती है। वो गलतफहमी इसलिए भी होती है, जो मैं बार बार दोहराता हूँ इस बात को, कि जो हमारे बड़े अभिनेता हैं ना, वो स्वाभाविक है, जहाँ से मैं पढ़ के निकला हूँ तो मैं बताऊँगा कि मैं वहाँ से पढ़ के निकला हूँ और उससे मेरे पे फ़र्क आया है। तो जब वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नाम लेते हैं और वो एक ग्लैमर पे पहुँच चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि अच्छा, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकल गया है, मतलब हमको भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना जरूरी है। क्योंकि वो अपने इंटरव्यू में लगातार बोलते हैं, जितने मुंबई के हमारे जो बड़े एक्टर हैं, हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, तो वो लगातार कहते हैं, तो सबके मन में आता है अच्छा इसीलिए, तो कई लोग इसलिए भी फॉर्म भरते हैं जो बाद में रिजेक्ट होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम, और वो नाटक किसी ग्रुप में नाटक करने भी जाते हैं तो वो उसी एटीट्यूड के साथ ना, खुद को नवाजुद्दीन समझ के नाटक करने जाते हैं, या खुद को पंकज त्रिपाठी समझ के नाटक करने जाते हैं। तो इसलिए भी वो चीज़ें जो है वो होती हैं, उससे बचना चाहिए। एक बार का एक स्टेटमेंट जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एक समय निदेशक रहे हैं राम गोपाल बजाज जी, उनका एक स्टेटमेंट रहा है कि पहले विद्यालय कच्ची मिट्टी को लेकर के एक्टर तैयार करता था। हाँ। अब बोले अब हमको एक्टर चाहिए जिन्हें हम प्रोफेशनल्स बनाते हैं। हाँ। तो उनका ये स्टेटमेंट आपकी बात से मुझे लगा कि ये काफ़ी मैच होता है। और अब अपन उस सेगमेंट पे आते हैं कि छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विश्वविद्यालय है, उसमें ड्रामा की पढ़ाई होती है। तो बहुत सारे लोग 12th करने के बाद सोचते रहते हैं कि क्या करूं, कुछ खोजते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका कला की ओर झुकाव है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ड्रामा डिपार्टमेंट को आप किस नज़रिए से देख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी फील्ड पे आप उसको व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या मैं बिना वकालत की पढ़ाई किए मैं वकील बन सकता हूँ? क्या मैं बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूँ?
क्या मैं बिना मेडिकल की पढ़ाई किए मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? तो फिर बिना पढ़ाई किए मैं कलाकार कैसे बन सकता हूँ? तो मैं उस माध्यम को मैं इतना सहज क्यों ले लेता हूँ मैं? तो जब आप उसको व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए और उस पे उसके लिए आपको ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब दोनों तरह की ट्रेनिंग हो सकती है, औपचारिक ट्रेनिंग भी हो सकती है और अनौपचारिक ट्रेनिंग भी हो सकती है। यहाँ आप कह सकते हैं कि हबीब साहब के एक्टर या गांव के एक्टर तो वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन उनकी अनौपचारिक ट्रेनिंग होती है, उनकी वैचारिकी उनकी बहुत जल्दी, बहुत उनकी क्षमता जो है बड़ी तेज होती है। अब वो क्षमता कैसे होगी? तो वो क्षमता है, स्वाभाविक है कि वो उनके देखने का नज़रिया होगा, वो उनको पैदाइशी मिला होगा। तो एक तो आपको अगर वो चीज़ मिली है, लेकिन वो धीरे धीरे है, वो अनुभव जैसे जैसे आपका अनुभव होता जाएगा वैसे वैसे आपको वो चीज़ मिलती चली जाएगी। तो शायद उसमें टाइम भी लगे और शायद आप उसको जल्दी भी ग्रहण कर लें, तो आपके ऊपर है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप किसी संस्था से अगर आप बतौर ट्रेनिंग लेके निकलते हैं तो जो आपका अध्यापक होता है, जो आपका सिलेबस होता है, जो बैठ के विशेषज्ञ सिलेबस बनाते हैं, उसमें ये मान के चलते हैं कि हम बच्चे को धीरे धीरे 1 से 4 साल में या 3 साल में हम उसकी मानसिक क्षमता को या उसकी व्यावसायिक क्षमता को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो वो जो सोच के साथ आप अगर उसमें लग के काम करेंगे तो आप जल्दी अचीव करेंगे किसी चीज़ को, जो शायद आप 10 साल में सीखेंगे वो शायद आप 3 साल में पा जाएंगे वो। तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से इस पे जो है वो सोचना चाहिए। और मैं हमारे जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको भी इस बात के लिए मैं अगर वो सुन रहे होंगे तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा आर्ट की फील्ड में आना चाहता है तो उसे आने दीजिए, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो म्यूज़िक में हो। उसके अंदर कुछ नया रचनात्मक करने के लिए आप जो है वो कुछ उसको उकसाइए, न कि आप उसको किसी और विधा पे जाने के लिए आप उसको वो करिए, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। आज मैं अगर गल्ला किराना का भी दुकान खोल रहा हूँ तो भी कंपटीशन है मेरे लिए, है ना? तो उसको कंपटीशन में आने दीजिए। तो मुझे लगता है, और आज अगर मैं सही कर रहा हूँ, वो ज़माना गया अब कि लोग कहते थे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना? आपके अंदर अगर क्षमता है तो आप जंगल में मोर नचाइए, वो सैटेलाइट है बैठने के लिए, वो सैटेलाइट देख लेगा, लेकिन हमको सैटेलाइट तक पहुंचना पड़ेगा। वो कनेक्टिविटी चाहिए हमारे अंदर, और हमारे अंदर वो पैशन भी चाहिए, वो जुनून भी चाहिए, केवल ग्लैमर नहीं चाहिए हमारे अंदर। अब उदाहरण के तौर पे मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी फिल्म बनाऊंगा, मैं थिएटर की बात में सोच सकता था। एक बार मेरे मन में आया, किसी ने मुझे पर भरोसा किया, मेरी क्षमताओं को देखते हुए शायद जो है उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, और हमने एक फिल्म बनाई, हमने जो आगे तक जो है लेके गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप के अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं और सचमुच में अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो लोग आपके साथ में जुड़ते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं और आपके लिए रास्ता बनाते चले जाते हैं, बशर्ते आपको भी उस रास्ते पे चलना आना चाहिए। और जो कुछ हूँ मैं, वो उसी प्रशिक्षण की वजह से हूँ मैं। ये सिनेमा तक भी हम हमारी बातचीत को हम पहुंचाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले फिर खैरागढ़ विश्वविद्यालय का वही कोर्स, वहाँ मैं थोड़ा सा और अटक जा रहा हूँ कि यदि मुझे खैरागढ़ विश्वविद्यालय में रंगमंच विषय को लेना है तो उस संदर्भ की फ्रीडम मेरे पास क्या क्या है। यदि मैंने कथक करने गया हूँ मैं वहाँ, उसके साथ एक विषय रंगमंच ले सकता हूँ, या मैं सामान्य बीए करने गया हूँ उसमें एक विषय में ले सकता हूँ, या तबला के लिए गया हूँ, या और इस तरह जो एकेडमिक्स में जो कोर्सेज हैं उसके साथ रंगमंच को इंसर्ट करने की फ्रीडम उस बच्चे के पास क्या क्या है। बहुत सही सवाल है, और ये ऑप्शन है। अगर आप रंगमंच के विद्यार्थी हैं, अगर आप रंगमंच में स्नातक करने के लिए गए हैं, तो आप कथक ले सकते हैं, आप लोक संगीत ले सकते हैं, आप संगीत ले सकते हैं, सुगम संगीत ले सकते हैं, लोक संगीत ले सकते हैं, लिटरेचर ले सकते हैं आप,
और उसी तरीके से अगर आप कथक के हैं या तबला के हैं, संगीत के हैं, तो उसी तरीके से आप एक ऑप्शन जो है वो थिएटर ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो है। एक तो ये है कि आप मुख्य विषय के रूप में रंगमंच ले सकते हैं, जो आप मुख्य रूप से आप रंगमंच पढ़ेंगे, और दूसरे सहायक विषय भी पढ़ेंगे आप। और दूसरा, अगर आप ऑप्शनल एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आप एक सहायक विषय के रूप में रंगमंच लेना चाहते हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब सिनेमा की बात, डॉक्टर योगेंद्र चौबे का सिनेमा की ओर विस्तार कैसे हुआ और क्यों हुआ? मैं थोड़ा पढ़ता भी हूँ, तो एक एक बार मुझे लगता है कि कभी इसको उठा के पढ़ लिए, कभी एक बार में सब पढ़ लिए। तो मैं अमृता प्रीतम को पढ़ रहा था। मैं अमृता प्रीतम को पढ़ते हुए 2 कहानियाँ हाथ में लगी। एक कहानी जो है वो लिटिया की छोकरी, और दूसरा गांजे की कली। ये दोनों कहानियाँ जो है वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में की पृष्ठभूमि पे अमृता प्रीतम ने लिखी। संयोग से बिलासपुर के ही सतीश जायसवाल भी उसी समय उस कहानी को पढ़ रहे थे, और मेरे पास फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि योगेंद्र, ये 2 कहानियों को लेकर बिलासपुर में गोष्ठी करनी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर नाटक करो। मैंने कहा भैया, मैंने भी पढ़ा है और मुझे लगता है कि इस पे नाटक जितना अच्छा नहीं होगा, फिल्म अच्छी बन सकती है। ये हम लोगों की बात हुई। अब यहाँ पे मैं अजय चंद्राकर जी का नाम लूँगा, जो पूर्व मंत्री यहाँ पे उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने ही डिपार्टमेंट शुरू किया था, थिएटर डिपार्टमेंट, जब वो यहाँ पे उच्च शिक्षा मंत्री थे। उनका नाटकों से जुड़ाव रहा है। तो जब वो उच्च शिक्षा मंत्री बने तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में रंगमंच नहीं है। तो वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय गए, वहाँ के डायरेक्टर से मिले, अंकुर जी से, यहाँ के वीसी को लेके गए, और डिपार्टमेंट शुरू हुआ और मेरा आना हुआ यहाँ पे। ये संयोग था। किसी कारण से हम उनसे मिलने के लिए पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि तुमने नाटक का डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा बना लिया है, बहुत नाम है इसका, नया क्या सोचते हो, कुछ और सोचो। तो मैंने कहा कि मैंने एक कहानी पढ़ी है, उसमें फिल्म बन सकती है। तो बोले दो। मुझे लगा कि नेता मंत्री लोग हैं, बोलते रहते हैं, मैं नहीं दिया, बात आई गई हो गई। उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ ली कहानी और प्रोड्यूसर खोजो, तो तुमको बनाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुमको ये फिल्म, तब तुमको फिल्म की तरफ भी चले जाना चाहिए। फिर अशोक चंद्राकर जी से मुलाकात हुई, और इस तरीके से उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया। और मुझे लगा कि जब मैं बंगाली सिनेमा की बात करता हूँ, मैं मराठी सिनेमा की बात करता हूँ, मैं ईरानी सिनेमा की मैं बात करता हूँ विश्व सिनेमा में, मैं हिंदी सिनेमा की बात करता हूँ, तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ी सिनेमा कहाँ है? छत्तीसगढ़ी सिनेमा कहीं हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, हॉलीवुड है, सब कुछ है, बन रहा है, बहुत सी फिल्में बन रही हैं, हिट हो रही हैं। एक हिट फिल्म मैंने भी दी है, महू दीवाना तुहू दीवानी के रूप में, है ना, बतौर एक्टर। लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक है, लेकिन गंभीर सिनेमा कहाँ है? अगर मैं गंभीर सिनेमा में बात करूँ तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा तो कहीं नहीं है। तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए, और लोग मिल गए मुझे बनाने के लिए, और फिर हमने वो फिल्म बनाई, गांजे की कली। आप यूट्यूब में हैं, मेरे सुनने वालों को मैं बोलूँगा कि ज़रूर उस फिल्म को देखें। और पहली ऐसी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो समानांतर सिनेमा हम कह सकते हैं, पहली ऐसी फिल्म है जो किसी साहित्य पे बनी फिल्म है, पहली ऐसी फिल्म है जो इंटरनेशनल फिल्म है, जो छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के लोगों तक पहुंची है। और अभी भी 2, 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली में एक काशी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होने वाला है। उस फिल्म में भी उसका अभी जो है वो चयन किया गया है, और नोएडा में, दिल्ली में और गाज़ियाबाद में, ये 3 जगह ये फिल्म एक साथ जो है वो दिखाई जाएगी उस फिल्म फेस्टिवल में। तो ये एक छोटा सा प्रयास था कि छत्तीसगढ़ी भाषा में, जब मैं लिटरेचर पे देख रहा हूँ, रंगकर्म में देख रहा हूँ, संगीत में देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म भी तो होनी चाहिए, गंभीर सिनेमा। उस दिशा में हमने काम करने की कोशिश की थी। सिनेमा को लेकर आगे कोई प्लान है। एक प्लान जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन पे ही चल रहा है, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं जो माहौल बना है। और एक अच्छी बात यह है कि 2 बड़े चैनल से बातचीत हो रही है उसके
उसको प्रोड्यूस करने के लिए। अगर वो बातचीत हो जाती है और उसमें उन लोगों ने लगभग 75% चैनल ने हाँ कह दिया है, स्क्रिप्ट को हमने लोकेशन भी हमने भेज दी है, यहाँ से सब कुछ हमने भेज दिया है, तो 75% उनका हाँ है, 25% का इंतज़ार है, देखें क्या होता है। उसी 25% में सब कुछ होना है उम्मीद है। योगेंद्र चौबे जी, हमारे श्रोता इस पूरी बातचीत को दो हिस्सों में सुन रहे हैं और विश्व रंगमंच दिवस पर आप अपनी ओर से हमारे सुनने वालों तक आप थिएटर को लेकर क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? एक क्लोजिंग कमेंट समझ लीजिए इसे, इस पूरी बातचीत का, या उसके अलावा आप कुछ कहना चाहें? रंगमंच एक बड़ा जीवंत माध्यम है और रंगमंच आपको एक जीवंतता प्रदान करती है, मंच पे भी और देखने वालों पे भी। तो मैं बतौर अभिनेता और बतौर दर्शक दोनों के उस पर मैं ये चाहूँगा कि हम दोनों का तालमेल जो है वो बना रहे, क्योंकि हम जो अभिनेता होते हैं वो समाज को ही दिखाने की हम कोशिश करते हैं, जिस तरीके से हमारा समाज जो है वो चल रहा होता है। तो विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी रंगकर्म हो रहा है तो आप उसे देखिए, आप उसे जो है वो प्रोत्साहित करिए और आपको भी मज़ा आएगा उस नाटक को देखने में। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जुड़ने की आप कोशिश करिए, और मैं ये 100% आपको मैं गारंटी देता हूँ कि नाटक केवल आपको गुदगुदाएगा नहीं, आपको गुदगुदाएगा भी, आपका मनोरंजन भी करेगा और बहुत सारे सवाल भी आपके अंदर छोड़ के जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए और हम भी आपके साथ जुड़े, बस यही कहना चाहूँगा मैं। और विश्व रंगमंच दिवस पे मैं अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। ये सारी जुड़ने जुड़ाने की बात हमारे सुनने वालों तक पहुंची है और वाकई इसका लाभ भी हम सबको मिलेगा। डॉक्टर योगेंद्र चौबे, आपका अर्पा कम्युनिटी रेडियो और अर्पा वेब रेडियो से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया। अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के नाट्य विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र चौबे से अग्रज नाट्य दल बिलासपुर के निर्देशक श्री सुनील चिपड़े से विश्व रंगमंच दिवस पर इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।